नहीं आता। अच्छा, एक सरकार के खिलाफ प्रॉपर्टीज में आपको लगता है कि अब चली भी जाएंगी, किस तरह मामला है? क्योंकि अभी तक जो है वो 64-65 प्रॉपर्टीज जाती हुई नजर आ रही है हाथ से। देखिए, इन्होंने तो ले लिया था ना, 123 प्रॉपर्टी तो इन्होंने ले ली थी। एक नोटिफिकेशन जारी करके यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा था कि वक्फ जो है इस पे कब्जा किए हुए ये हमारी ज़मीन है। अगर मैं हाई कोर्ट नहीं जाता तो ये तो सारी ज़मीन चली जाती। एक अकेली अगर आप तिकोना कब्रिस्तान की बात करो जो 60 बीघे का है, अगर आप उसकी वहाँ पे मार्केट रेट के हिसाब से बात करो, अगर 7 लाख रुपया भी मानो तो 42,000 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है। उसके राइट साइड में डीपीएस के पीछे 484 खसरा है जो 30 बीघे का है, वो इन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया। जबकि 123 में स्टे चल रहा है, केस चल रहा है, ले लिया। लाल मस्जिद आपके सामने मिसाल है कि उसके पीछे की सारी ज़मीन कब्रिस्तान की ले ली, मस्जिद के पीछे की, और वहाँ बिल्डिंग बना दी। वो ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहा है। माता सुंदरी रोड का कब्रिस्तान है वो इन्होंने ले लिया। वो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ यही तो था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो वक्फ का नहीं था, रेवेन्यू रिकॉर्ड में LNDO का था। तो आप ट्रिब्यूनल में हैं और हम हाईकोर्ट भी गए तो कहा ट्रिब्यूनल से जब फैसला आ जाएगा, तो ट्रिब्यूनल के फैसले को भी ये लोग नहीं मानते। तो कह रहे हैं हम कुछ नहीं लेंगे मुसलमानों के फायदे के लिए। अमानतुल्लाह साहब, अमित शाह ने ये कहा है पार्लियामेंट में कि हम कुछ नहीं लेंगे, आप कह रहे हैं तो यही लिख करके दे दें कि कोई डिस्प्यूट हो या कुछ भी हो, अगर वो पहले से वक्त बाय यूज़र यूज़ हो रहा है तो उसको हम किसी को टच नहीं करेंगे। एक नोटिफिकेशन ले आए वो। और मुस्लिम जो क्लोज हटाया इसलिए हटाया क्योंकि इनके पास कोई MLA मुस्लिम नहीं है, कोई MP मुस्लिम नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट सरकार चाहे इनकी हो, अगर MLA कोटे से कोई भी इलेक्टेड, जैसे पहले था कि मुस्लिम इलेक्टेड था तो वो दूसरी पार्टी से आता, समाजवादी से यूपी के अंदर आता, दिल्ली से आम आदमी पार्टी से आता, कांग्रेस से हरियाणा के अंदर आता, महाराष्ट्र से कांग्रेस का आता, तो RJD का बिहार से आता, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मुस्लिम आता। और जब कुछ गलत करते तो वो अगर होता MP और MLA होता तो वो गलत काम नहीं करने देता। तो ये तो बाकायदा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। तो सारा का सारा इनका जो मसला है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उसी पर जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में अगर ये एक्ट इसके अंदर तरमीम नहीं हुई है, नहीं रोका गया, तो आने वाले वक्त में गांव के अंदर, देहात के अंदर बहुत सारी ज़मीनें जो ग्राम सभा के अंदर है, कल प्रधान खड़े होकर कहेगा कि ये तो इलीगल है, DM उसको रोक देगा, दफीना रोक देगा। दफीना रुकने के बाद उसके बाद वो केस चला जाएगा उसके पास, वो ज़मीन वक्फ की हो जाएगी और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से फैसला देगा तो वो ज़मीन तो चली जाएगी। और ऐसा हुआ है बहुत सारी ज़मीनों पर। जो तिकोना कब्रिस्तान है वहाँ पर दफीना इन्होंने रोका है, लाल मस्जिद पर इन्होंने रोका है, माता सुंदरी रोड पर रोका है। एक जो है उत्तम नगर के अंदर जो फ्लड इरिगेशन की ज़मीन थी वहाँ के SDM ने रोक दिया, हम नहीं करा पाए वहाँ पर। तो बहुत सारी जगहें हैं, हम कौन जाता फिरेगा। अगर कोई भी कंप्लेन करेगा तो कंप्लेन को अटेंड करके वो वहाँ पे दफीना रोक देगा। नमाज अगर मस्जिद होगी तो नमाज रोक देगा। तो वक्फ बाय यूज़र में तो ये करेंगे। तो वो कहेंगे जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, अगर वो 9 लाख प्रॉपर्टी हैं, 9 लाख प्रॉपर्टी में से एक भी प्रॉपर्टी को हम मुसलमानों से नहीं लेंगे तो मैं मानने को तैयार हूँ। हाँ जी, ये ठीक कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं। लिख कर दे एक प्रॉपर्टी का, क्यों नहीं लिख कर दे देते? आखिर में एक सवाल, आप लोग स्टे की उम्मीद से आए थे, लेकिन दोनों इंटरिम ऑर्डर से खुश हैं? जो इंटरिम ऑर्डर लगता है कि कल आ सकता है? देखिए, पूरी उम्मीद है, अभी तो नहीं कहा जा सकता। कल के लिए छोड़ा है तो अभी फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं कहा जा सकता। बहस होनी है और इसमें सारे लोगों ने अच्छे से अपने पॉइंट रखे हैं और सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुर्शिदाबाद में हिंसा है या और बिल्कुल जो चिंता जताई है वायलेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हिंसा जताई है। गांव-गांव हर जगह, गांव-गांव मजहबी, जब मस्जिद में आप जाकर के क्लेम दूसरे करेंगे, दफीना रोकेंगे, ईद की नमाज़ पढ़ने से रोकेंगे तो क्या होगा? वायलेंस होगा। ये तो पूरे मुल्क में फसाद कराने के लिए तो ये लाए हैं। इनका मकसद ये है। इनकी रोटी, सियासी रोटी बगैर फसाद के सिकती नहीं है। ये तो आज बेरोज़गारी से लोग परेशान हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, इसमें उलझा कर रख दिया। ठीक है, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये भी चिंता जताई गई कि जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की ज़मीन पे भी वक्फ का दावा किया गया है, इस तरह के भी मुद्दे होते आए हैं। मैं वहाँ चेयरमैन रहा हूँ, हमने अभी ऐसा कभी नहीं। देखिए, कोई भी आदमी खड़े होकर के मीडिया के अंदर कह दे, देखिए वक्फ की यहाँ पर दिल्ली के अंदर 1977 प्रॉपर्टीज़ हैं और सबका गज़ट नोटिफिकेशन है जी। वो सब जो है गज़ट में है और एरिया भी गज़ट के अंदर है। जबकि मैं चेयरमैन था तो हमने सारे केसेस जीते। अब जब इनका, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि ये सारी चीज़ें अब उसके बाद जब मैं 2023 में चेयरमैन नहीं रहा, पद से हट गया, तो अब रेवेन्यू जो सेक्रेटरी है वो जो है उसको देख रहे हैं। तो शाही ईदगाह का मसला आया तो शाही ईदगाह की ज़मीन को बाकायदा उसने एफिडेविट दिया कि हमारी नहीं है। एक नखुंजी मस्जिद है वहाँ, उसके अंदर महरौली के अंदर कई सारी दरगाहें हैं, उस पर उन्होंने जो है क्लेम किया। मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार या स्टेट अगर किसी ज़मीन को लेना चाहती है तो CO या जो DM को ये पावर दे रहे हैं तो वो उसको कैसे चैलेंज कर सकता है, उनके खिलाफ कैसे जा सकता है? सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 123 प्रॉपर्टीज़ का और सारी ज़मीनें उन्होंने अपने अंडर ले ली थी। तो मैं क्योंकि इनके अधीन नहीं आता, क्योंकि हमारी अलग सरकार है और ऑटोनोमस बॉडी थी, तो मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर और सारी ज़मीनें वापस लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का है और वो केस चल रहा है। अगर इन्हीं का होता, ये डिविजनल कमिश्नर जो आज है या जो CO है अगर आज है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी का या रेवेन्यू
जो केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ वो चला जाता, कभी नहीं जाता। तो यही एक साजिश है इनकी कि स्टेट का ही आदमी इनका जो है सीओ, वो सीओ रहे, स्टेट का ही चेयरमैन रहे, और डीएम को सबसे ऊपर जब के रखा गया है। जब कि मैं यहाँ चेयरमैन था, हमारे जो ऑर्डर होते थे, बोर्ड के जो ऑर्डर होते थे, उसको जो है कोई सुपरसीड नहीं कर सकता, सिर्फ एलजी सुपरसीड कर सकता था। अब डीएम को चेयरमैन से और बोर्ड से ऊपर अगर आप बना रहे हो तो इसका क्या मतलब है, हमारी समझ में। कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से चलता है। सरकार का इंटेंशन अगर मजाक बनाना हो जाए संविधान का और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना हो जाए, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ही एक रेमेडी बचता है। और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे मैं ही नहीं, कई पिटिशनर्स आए हैं इस उम्मीद के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को ख़त्म करेगा, ऐसे एक्ट को ख़त्म करेगा जिसमें संविधान की कई धाराओं का सीधे तौर के ऊपर उल्लंघन है। इतिहास में, भारतीय संसदीय इतिहास में, इंडियन पार्लियामेंट्री इतिहास में ऐसा कोई कानून नहीं बना होगा जिसमें इतने आर्टिकल्स का संविधान के वायलेशन हो रहा है, इतनी धाराओं का संविधान के वायलेशन हो रहा है। लेकिन सिर्फ किस लिए किया जा रहा है कि भेदभाव किया जाए, विवादास्पद चीज़ें की जाएं, वक्फ को मजबूत बनाने के नाम पे कमज़ोर किया जाए। इसीलिए हम उस पूरे मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। और जो मुद्दे हैं वो पहला कि इतने सारे आर्टिकल्स का वायलेशन, दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में लाना, जबकि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा था, उसके बाद भी वो कानून में है। इसके साथ लिमिटेशन एक्ट का लागू करना, धार्मिक ट्रस्ट में कभी भी लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वक्फ बाय यूज़र को कमज़ोर करना, ओरल जो डिक्लेरेशन है उसे ख़त्म कर देना, जो सीधे तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अधिकार दिया था और उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने सपोर्ट किया था और प्रोटेक्ट किया था आज तक। और ऐसे में इस तरह की परिस्थितियां बनाना जिससे वक्फ कमज़ोर होगा, इस सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हैं। उम्मीद है आज स्टे होगा इंटरिम और आगे फाइनल ऑर्डर की। मंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए सरकार के काम। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री इस बिल को लेकर आए वो गौमांस का सेवन करने के ऊपर अपनी पीठ थपथपा चुके हैं। क्या वो गौ हत्या के ऊपर पूरे देश स्तर पे देशव्यापी एक कानून लाने का काम करेंगे? पहले वो अपने अंदर सुधार लेकर आएँ, फिर दूसरी बात करें। सुप्रीम कोर्ट को वो कौन होते हैं कहने वाले कि दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट रेमेडी है और सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर के ऊपर हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार रखता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि अगर वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल होता तो आज मुस्लिम युवा। देखिए, प्रधानमंत्री महोदय एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ना बोला करें, वो बेहतर होगा। प्रधानमंत्री हैं देश के, प्रधानमंत्री सीधे तौर के ऊपर एक पूरे कम्युनिटी को अपमानित कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी ने तो सीधे तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो पूरे देश को पंचर की तरफ धकेल दिया है। कितने रोज़गार मिल गए, कितनी पढ़ाई के आज अवसर मिले हैं, कितने लोगों को रोज़गार के बाद तरक्कियाँ मिली हैं। लोग क्यों मजबूर हैं घर देश से बाहर जाने के ऊपर? प्रधानमंत्री उन लोगों की बातें भी करेंगे क्या? क्या सिर्फ मुसलमान पंचर बना रहा है? पूरा देश पंचर बना रहा है। ऐसे हालत बना दी है इन्होंने। तो गृह मंत्री कह रहे हैं सदन ने कानून बनाया, मानना पड़ेगा सबको। गृह मंत्री क्या सुप्रीम कोर्ट को भी ये कह रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को डरा रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज दे रहे हैं? क्या इस देश के चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि सबको मानना पड़ेगा? ये देश कानून से चलता है। भारतीय जनता पार्टी ये गृह मंत्री के हिसाब से नहीं चलता है। वो निवेदन कर सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते।